नमस्कार। प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें। तो आज हम लोग देखेंगे दीर्घ निकाय। इसके 5 निकाय हैं। तो पहला है दीर्घ निकाय। इसमें राजा एवं राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। इसका एक भाग सिगालोवाद सूत्र है। इसमें बुद्ध द्वारा गृहस्थों हेतु दिए गए उपदेशों का संकलन है। इसीलिए इसे गेह विजय भी कहा जाता है। अशोक के धम्म संबंधी सिद्धांत इसी में मिलते हैं। दीर्घ निकाय के अम अम्बर अम्बर अम्बट सूत्र में गौतम बुद्ध द्वारा क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया। अगला देखते हैं दीर्घ निकाय के महापरिनिब्बाण सूत्र में गौतम बुद्ध के अंतिम उपदेश का वर्णन। मध्यम निकाय, इसमें बुद्ध एवं महावीर तथा बुद्ध एवं प्रसेनजीत की मुलाकात का उल्लेख है। बुद्ध एवं प्रसेनजीत की मुलाकात का उल्लेख किसमें है? तो मध्यम निकाय में। अगला है संयुक्त निकाय। इसमें पारिवारिक दायित्व से संबंधित महामंगला सूत्र संकलित है। अगला है अगुत्तर निकाय। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इसी में बुद्ध द्वारा 7 प्रकार की पत्नियों के विषय में बताया गया है। इसके अनुसार संघ में प्रवेश के बाद सभी व्यक्तियों का वर्णन एक हो जाता है। खुद्दक निकाय, इसके कई भाग हैं जिसमें सूत निपात, थेरीगाथा एवं जातक कथाएं प्रमुख हैं। जातक कथाएं सबसे प्राचीन भारतीय कथा साहित्य है। थेरी गाथा महिला भिक्षुणियों द्वारा रचित प्राचीनतम गीत। थेरी गाथा महिला भिक्षुणियों द्वारा रचित प्राचीनतम गीत है। इसमें संग्रहित धम्मपद बौद्ध साहित्य का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। इसमें लगभग 423 पाली गाथाओं के रूप में बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। इसमें पारंगत हुए बिना लंका में भिक्षुओं को उपसंपदा नहीं दी जाती। अगला है, ये कुछ डायग्राम है, इसमें समझ लेते हैं। सूत पिटक में मध्यम निकाय, अगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय। अब खुद्दक निकाय की इतने चीजें हैं: जातक कथाएं, थेरी गाथा, थेर गाथा, धम्मपद, विमानवत, पतवत्थ, सूत निपात। ये सूत पिटक के सब भाग हैं। अगला है विनय पिटक। इसमें संघ संबंधी नियमों का संकलन है। विनय पिटक इसका पहला है। इसमें संघ संबंधी नियमों का संकलन है। विनय पिटक के 2 मुख्य भाग सूत विभंग एवं खंडक हैं। सूत विभंग में प्रतिमोच पर भाष्य एवं महाविभंग में भिक्ष भिक्षुणियों हेतु नियमों का संकलन है। महाभाग गृहस्थ पुरुषों हेतु नियमों का संकलन है। चुल्लबंग में भिक्षुणी संघ की स्थापना का उल्लेख है। अगला देखते हैं पतिमोख, पातिमोख। विनय पिटक है। ये विनय पिटक के इसमें से कुछ भाग हैं: सूत पिटक, सूत विभंग, खंडक, पातिमोख। अब सूत विभंग में महाविभंग आ जाएगा, भिक्षुणी विभंग आ जाएगा। खंडक में चुल्लभग आ जाएगा, महाभग आ जाएगा। थोड़ा कठिन वर्ड है, रटने में समस्या हो सकती है। अगला देखते हैं अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध धर्म का दर्शन निहित है। इसकी रचना मुगल लिपुत्तलिस ने की थी। इसमें पहली बार बौद्ध साहित्य में संस्कृत का प्रयोग मिलता है। यह प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है। इसके 7 भाग है जिनमें यमक एवं कथावत्थु आदि महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक के अतिरिक्त दीपवंश, महावंश, मृदपनहो, विभाषा शास्त्र, दिव्यावादान एवं ललित विस्तार आदि ग्रंथ की इतिहास जानने हेतु प्रमुख बहुत साहित्य स्रोत हैं। तो ये जितने भी हैं बौद्ध साहित्य के स्रोत हैं। त्रिपिटकों के अतिरिक्त दीपवंश, महावंश, मृदपनहो, विभाषा शास्त्र, दिव्यावादान एवं ललित विस्तार। अगला है जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्राचीनतम जैन ग्रंथ पूर्व है। इनकी भाषा 8 मागधी है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास भद्रभाव द्वारा रचित कल्पसूत्र से पता चलता है। आचार रांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के लिए नियम दिए गए हैं। आचार रांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के लिए नियम दिए गए हैं। भगवती सूत्र में तीर्थंकरों की जीवनियां दी गई हैं। तीर्थंकरों की जीवनियां दी गई हैं तो भगवती सूत्र में। जैन साहित्य में चरित्रों पुराण का विशेष महत्व है। हरिवंश पुराण, कालिका पुराण आदि पुराण इनके प्रमुख उदाहरण हैं। प्रमुख जैन ग्रंथ हैं। हेमचंद्र लेखक हैं, इनका ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन। हरिभद्र सूरी का समरादित्य कथा, मूर्खा ज्ञान कथा कोश। उद्योतन सूरी का है कुवलय माला। श्री जिनेश्वर सूरी का है कथा कोश प्रकरण। जिनसेन का आदि पुराण, गुणभद्र का उत्तर पुराण। ऐतिहासिक दृष्टि से वसुदेव हिंदी, आवश्यक चूर्ण, कथा कोश एवं बृहत कल्पसूत्र, भाष्य आदि प्रमुख जैन ग्रंथ हैं। ये ऐतिहासिक जैन ग्रंथ हैं, आप लोग इनको सही से देख लीजिए। वसुदेव हिंदी, आवश्यक चूर्ण, कथा कोश एवं बृहत कल्पसूत्र, भाष्य आदि प्रमुख जैन ग्रंथ।
लौकिक धर्मेतर साहित्य। पाणिनि की अष्टाध्यायी मौर्य काल से पूर्व भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशा की जानकारी देती। पाणिनि की अष्टाध्यायी मौर्य काल से पूर्व भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशा की जानकारी देती। विशाख दत्त की मुद्राक्षर, सोमदेव की कथा सागर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी में से मौर्य काल पर प्रकाश पड़ता है। पतंजल के महाभारत एवं कालिदास के मालविका मित्रम नामक नाटक से शुंग काल की जानकारी मिलती है। धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य की कुछ शाखाएं हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ, राजतरंगिणी, नाट्यशास्त्र, संगीत, इतिवृत्त, जीवन चरित्र, वास्तुशास्त्र, गणित, अन्य ग्रंथ, ये सब चिकित्सा से हैं। जो राजतरंगिणी देखते हैं, लेखक कल्हड़ हैं। इसमें कुल 8 तरंग हैं, 8 अध्याय या तरंग एवं लगभग 7,826 श्लोक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में पूछा था ये कि राजतरंगी कितने तरंग हैं। इसकी भाषा संस्कृत एवं शैली महाभारत जैसी है। राजतरंगी को भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। कल्हड़ कश्मीर के राजा जयसिंह के शासनकाल से संबंधित थे। हर्ष 1101 में मर चुका था, अतः कल्हड़ स्वतंत्र थे, आश्रित नहीं। उन्होंने हर्ष को मंदिर लूटने के कारण तुरुस कहा। कल्हड़ शैव मतानुयायी थे। विंटर निर्च ने कल्हड़ को भारत में उत्पन्न इकलौता महान इतिहासकार कहा। राजतरंगिणी की रचना लगभग 1150 ईस्वी में राजा जयसिंह के शासनकाल में संपन्न हुई। इसे लिखने में लगभग 2 वर्ष लगे। जोनराज द्वारा राजतरंगिणी का विस्तार जैनुल अब्दीन के शासनकाल तक किया गया। इसे द्वितीय राजतरंगी कहते हैं। आगे इनके शिष्य श्री वर ने राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया और उसके आगे यह कार्य राज्यभट्ट एवं शुक ने भी किया। राजतरंगिणी का प्रथम अनुवाद जैनुल अब्दीन द्वारा फारसी भाषा में बहर अल अस्मार नाम से कराया गया। इसका अनुवाद शाह मोहम्मद शाहाबादी था। आर.एल. स्टीन ने 1900 ईस्वी में राजतरंगिणी का अनुवाद अंग्रेजी में किया। आर.एल. स्टीन ने 1900 ईस्वी में राजतरंगिणी का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। कल्हड़ ने अशोक को श्रीनगर का संस्थापक एवं उसके उत्तराधिकारी जालौ को बौद्ध विरोधी बताया। प्राचीन भारतीय लेखकों में कल्हड़ एकमात्र लेखक है जिन्होंने कनिष्क का वर्णन किया। इसमें सूर्य नामक इंजीनियर का उल्लेख है जिसने उत्पल वंश के अवंतिवर्मन के शासनकाल में झेलम नदी से नहरें निकाली। राजतरंगिणी में कश्मीर के 4 राजवंशों गोनंद, कारकोट, उत्पल एवं लोहार वंश के विस्तृत वर्णन किया गया है। जीवन चरित्र इतिवृत्त। गुप्त काल के बाद का इतिहास जानने हेतु राजकवियों द्वारा लिखे गए जीवन चरित्र इतिवृत्त महत्वपूर्ण है। बाणभट्ट द्वारा 7वीं सदी में रचित हर्षचरित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया प्रथम जीवित जीवन चरित्र। इसमें हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन है। प्रमुख जीवन चरित्र हैं गौंडवहो, इसके लेखक वापति हैं। विक्रमादेव चरित मिल्लर हैं और इधर राजा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। रामचरित, इसके लेखक संध्याकर नंदी हैं, लेखक रामपाल बंगाल का। कुमारपाल चरित्र, हेमचंद सूर्य लेखक हैं। कुमारपाल गुजरात का शासक था, राजा थे। द्वयश्रय काव्य हेमचंद। नवसाहसांक चरित्र गुप्त। पृथ्वीराज विजय जयानक। तो ये कुछ ग्रंथ हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखते हैं नाट्यशास्त्र। ऋग्वेद के संवाद सूत्र में से भारतीय नाटकों को उद्भव माना जाता है। भारत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र इस विधा का प्राचीनतम ग्रंथ है। नाटक संबंधी प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य रामगढ़ की पहाड़ियों, छत्तीसगढ़ में स्थित जोगी मार्ग वह लेख। अर्थशास्त्र में नाट्यशालाओं एवं कलाकारों, रंगोपजीवी का उल्लेख है। चोल शासक कुलोत्तंग द्वारा एक नाना विद्या नाट्यशाला का भी निर्माण कराया गया। चोल शासक कुलोत्तंग द्वारा एक नाना विद्या नाट्यशाला का निर्माण भी कराया गया। अश्वघोष द्वारा रचित सारपुत्र प्रकरण को प्रथम संस्कृत नाटक माना जाता है। विशाख दत्त रचित नाटक मुद्रा राक्षस से मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। मुद्रा राक्षस इकलौता नाटक है जिसमें नायिका नहीं है। मुद्रा राक्षस इकलौता नाटक है जिसमें नायिका नहीं है। हर्ष द्वारा क्रमशः प्रियदर्शिका, रत्नावली एवं नागानंद नाटक लिखे गए। हर्ष द्वारा सर्वप्रथम गर्भ नाटक, उपनाटक एवं प्रणय नाटकों की शुरुआत की गई है। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन के नाटक मत विलास प्रहसन में बद्धों एवं कापालिकों का मजाक उड़ाया गया। अगला देखते हैं कुछ प्रसिद्ध नाटक हैं। इधर लेखक हैं तो भास्कर नाटक है स्वप्नवास दत्ता एवं बालचरित, अश्वघोष का सारपुत्र प्रकरण, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रा के मृच्छकटिकम, कालिदास की माल विक्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम, भवभूत के मालती माधव, उत्तम चित्रम, महावीर चरित्र, राजशेखर के बाल रामायण, कपूर मंजरी। वास्तुशास्त्र। अथर्ववेद के शाला सूक्त में गृह निर्माण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अथर्ववेद के शाला सूक्त में गृह निर्माण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। दीघ निकाय, चुल्लवक एवं जातक कथाओं में स्थापत्य कला संबंधी जानकारी दी गई। भारतीय वास्तुशास्त्र हैं, इनकी कुछ शाखाएं हैं। मय संप्रदाय, विश्वकर्मा ब्रह्म समुदाय, भयमत, भयशिल्प, सतिका।
विष्णु धर्मोत्तर पुराण एवं सम्रांगण सूत्रधार भोज परमार। चालुक्य शासक सोमेश्वर द्वितीय द्वारा मानसोल्लास की रचना की गई है। चालुक्य शासक सोमेश्वर द्वितीय द्वारा मानसोल्लास की रचना की गई। इसे मानसार के नाम से भी जाना जाता है। चौल एवं होयसल शैली का एक मानक ग्रंथ है। अपराजित वृक्ष एवं बैखान सागम अन्य महत्वपूर्ण वास्तुशास्त्रीय ग्रंथ हैं। विदेशी यात्रियों के वृतांत। विदेशियों के वृतांतों का विवेचन 3 वर्गों में किया जा सकता है। यूनानी, रोमन, चीनी लेखक, अरबी लेखक। यूनानी एवं रोमन लेखक। यूनानी और रोमन इतिहासकारों के वर्णनों को सिकंदर के आक्रमण के संदर्भ में भी बांट कर देखा जाता है। सिकंदर से पूर्व के वर्णन। सबसे प्राचीन यूनानी रोमन वृतांत तो हेरोडोटस एवं टेसियस है। हेरोडोटस के अनुसार भारत ईरानी साम्राज्य का 20वां प्रांत था। वह यहाँ से 360 टैलेंट स्वर्ण राजस्व के रूप में मिलता था। इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। स्काई लैक्स 6वीं शताब्दी से पूर्व पहला ज्ञात यूनानी है जिसने भारत में अपने कदम रखे। वह पारसी शासक दारा के समय सिंधु नदी के छोर की तलाश में भारत आया। टेसियस ईरानी राजवैद्य था। अगला हिकेटियस। पीरियोडस गेस नामक पुस्तक में भारत संबंधी अपने वर्णन लिखे हैं। सिकंदर के समकालीन यूनानी। सिकंदर के साथ आने वाले इतिहासकार थे निर्याकस, यह जल सेना अध्यक्ष था। आनिसिक्रेटस, यह सिकंदर का जीवनीकार था। अस्टोबुलस, इसने हिस्ट्री ऑफ वार नामक पुस्तक लिखी। हिस्ट्री ऑफ वार नामक पुस्तक लिखी अस्टोबुलस। यूनिनीस नामक लेखक सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के पश्चात हुए यूनानी रोमन लेखक। सिकंदर के पश्चात मौर्य साम्राज्य एवं उनके यूनानी समकक्षों के मध्य राजदूतों के आदान प्रदान की परंपरा रही है जिनके वृत्तांत महत्वपूर्ण है। पहला है मेगास्थनीज। इसकी पुस्तक इंडिका है। यह भारत आने वाला प्रथम राजदूत था। इंडिका अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। यह अन्य लेखकों की रचनाओं में उदाहरण के रूप में मिलती है। डॉक्टर स्वानवेग द्वारा 1846 ईस्वी में इन उदाहरणों का संग्रह कर उन्हें प्रकाशित कराया गया। दूसरा है डायमेकस। यह सीरिया के शासक इंडियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनोसोस डायमेकस हो गया था। स्ट्रेबो, इसके वर्णन को पूर्णतः अविश्वसनीय व असत्य बताता है। डायनोसिस, यह मिस्र के टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत था। क्लासिकल लेखक अगला है डियोडोरस सिलिलस प्रथम शताब्दी से पूर्व में आया था। इसकी पुस्तक है बिब्लियोथिका हिस्टोरिका। इसका जन्म इटली के सिसिली में हुआ। इसने मेगास्थनीज से प्राप्त विवरण के आधार पर भारत के बारे में लिखा। अगला लेखक है स्ट्रेबो। इसकी पुस्तक है जियोग्राफी। स्ट्रेबो ने सेलुकस व चंद्रगुप्त के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित किए होने एवं वह चंद्रगुप्त की महिला अंगरक्षकों का उल्लेख किया है। स्ट्रेबो ने पेट्रोक्लीज के लेखन को विश्वसनीय एवं डायमेकस व मेगास्थनीज को पूर्णतः झूठ कहा। प्लिनी ज्येष्ठ 23 से 79 ईस्वी। पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका। यह लैटिन भाषा में लिखित विश्वकोश है। नेचुरल हिस्टोरिका लैटिन भाषा में। प्लिनी कहता है कि रोम भारत से व्यापार करके प्रतिवर्ष 10 करोड़ सेस्टर्स का अपव्यय कर रहा है। प्लिनी ने भारत को रत्नों की जननी कहा। एरियन चौथा वो है यात्री। इसकी पुस्तक है एनाबेसिस और दूसरी इंडिका। इन्हें सिकंदर के अभियान का विशद वर्णन किया है। इसने निरियाकस, टालमी, एस्टोबुलस एवं एरिस्टोस्थनीज के वर्णनों के आधार पर अपनी रचना लिखी। अगला है टालमी। इसकी पुस्तक है ज्योग्राफी। इसने भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र तैयार किया। अगला है जस्टिन। पुस्तक एपिटोम। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को जस्टिन ने डाकुओं का गिरोह कहा। अगला है प्लूटार्क। इसकी पुस्तक है पैरेलल लाइफ ऑफ एलेक्जेंडर द ग्रेट। इसने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोर्स कहा। इसने युवा चंद्रगुप्त की सिकंदर से भेंट का वर्णन किया है। इसके अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख सैनिक थे। कॉस्मोस। पुस्तक क्रिश्चियन टोपोग्राफी। कॉस्मोस यूनानी लेखक था जिसने भारत आकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इसने भारत श्रीलंका संबंधी का वर्णन किया है। अगला है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। लेखक अज्ञात। इसने समुद्री व्यापारियों हेतु गाइड बुक माना जाता है। इसने भारत द्वारा विदेशों से चांदी आयात करने का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। इसमें भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची भी मिलती है। अब अगला है चीनी यात्रियों के वृतांत। सुमाचीन भारत के बारे में लिखने वाला प्रथम चीनी लेखक है। कौन है? सुमाचीन। चीनी यात्रियों द्वारा भारत को इंतु कहा गया। प्रमुख चीनी यात्री निम्नलिखित हैं। चलिए अब देखते हैं चीनी यात्रियों के बारे में। पहला है फाहियान। फाहियान, इसकी पुस्तक फो फो क्यू की है। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में 402 ईस्वी में भारत आया। इसका उपनाम कुंग था। ये कुछ चीजें दी गई हैं, इसको देख लीजिएगा। अगला है फाहियान अपने वृतांत में तत्कालीन शासक विक्रमादित्य का कोई भी उल्लेख नहीं करते।
वह भारत में लगभग 10 वर्ष रुका, जिसमें यह मध्य देश 6 वर्ष, पाटलिपुत्र व ताम्रपीठ में 3 वर्ष रहा। फाहियान के अनुसार राजा मृत्युदंड नहीं देता था। फाहियान सर्वप्रथम विदेशी जाति था जिसने चंडालों का एवं विनिमय माध्यम के रूप में कौड़ियों का उल्लेख किया। सुंगयुन, इसने यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने मिहिरपुर की राजधानी गांधार को बताया। अगला है हेनसाग, युआन चुआंग का सोएनचांग। इसे तीर्थयात्रियों का राजकुमार एवं वर्तमान शाक मुनि भी कहा जाता है। अब कुछ चीनी वृत्तांत है, इनको अगले वीडियो में देखेंगे।